नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। जनादेश यानी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और क्या रही ग्राउंड रिपोर्ट, साथ ही जमीनी सियासी हकीकत राज्य में मौजूद हमारे संवाददाताओं से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के चुनावी समर में उतरे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में रहे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम पहुंचे तो राहुल ने कई चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हम बताएंगे कि कैसे तेलंगाना में बीआरएस घोषणा पत्र को लेकर पार्टियों के बीच बयानबाजी तेज हो रही है और क्या क्या कुछ अन्य अहम चुनावी खबरें रहीं। देखिए जनादेश। और जनादेश में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राजनांदगांव में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज ही राजनांदगांव सीट से अपना नामांकन भी दाखिल किया। एक और चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, चुनाव प्रचार धार पकड़ रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश में चुनावी तारीखों को बदलने की मांग भी की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सोमवार को राजनांदगांव सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और बीजेपी ये चुनाव जीतेगी। नामांकन के अवसर पर राजनांदगांव आने के लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से, अभ्यर्थी की हैसियत से मैंने नॉमिनेशन दाखिल किया और हम सबका सौभाग्य है, हमारे डोंगरगढ़, खुज्जी और राजनांदगांव कि चारों प्रत्याशी का कि अमित शाह जी आशीर्वाद देने के लिए आए और बहुत ही जोश खरोश के साथ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन पे उपस्थित रहे, नॉमिनेशन रैली निकली। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में राजनांदगांव जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त चुनाव के अभियान में जीत हासिल करेगी और आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राजनांदगांव में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग कराकर मार दिया और बीजेपी भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस दरबार का एटीएम बना रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आने वाला चुनाव यहां सरकार बनाने या विधायक चुनने का नहीं, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाला छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। भूपेश कक्का सरकार चलाने का काम ये भूपेश जी ने किया। मित्रों, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी ये इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। इस बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीख बदलने की मांग की है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने तारीख बदलने की मांग उठाई है। 7 तारीख को पहले दौर का चुनाव होना है, तो इन 20 सीटों में समय बहुत कम
चुनाव आयोग ने दिया है उस नाते फिर भी इन शेष दिनों में बाकी तैयारियां करना, नॉमिनेशन भरना, दशहरा के त्यौहार को भी देखना, अन्य त्योहारों को भी देखना और लोगों के बीच में भी जाना, चुनाव में बेहतर परफॉर्म करना, तो ये सारे कामों में कांग्रेस पार्टी के साथ ही लग जाएंगे। चुनाव आयोग को ये सब ध्यान में रख के डेट तय करना चाहिए और हम लोग मानते हैं कि शायद उन्हें ध्यान में रखा हो, उनको ध्यान में रख के ये डेट तय करनी चाहिए। वहीं एक तरफ कांग्रेस सत्ता में वापसी का दम भर रही है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीख बदलने की मांग भी कर रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने तारीख बदलने की मांग उठाई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के तहत 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होना है, जबकि बाकी सीटों पर दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और क्या है कुछ छत्तीसगढ़ की चुनावी सरगर्मी, हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमेश पटेल जुड़ रहे हैं रायपुर से। सोमेश पटेल से हम ताज़ा जानकारी लेंगे। सोमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजनांदगांव पहुंचे, सामूहिक रूप से चारों सीटों के विधायकों ने, प्रत्याशियों ने जाकर भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की रणनीति पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, ऐसे में तब जबकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर पहुंचे, एक नया उत्साह? देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राजनांदगांव में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नामांकन दाखिल होने से पहले परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने लगातार छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाजपा को लाने का मन बना लिया है। अमित शाह जी ने कहा है कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को यह याद दिलाने आया हूं कि राज्य का निर्माण हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। कांग्रेसी शासन काल में दौर पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है, लेकिन अब यहाँ डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है। 15 वर्ष में इस बीमारू राज्य को विकसित बनाने का काम किया गया है। अमित शाह जी ने कहा, राजनांदगांव का वीरनपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने भुवनेश्वर साहू को लॉन्चिंग कराकर मार डाला। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भरोसा कि हत्यारों को उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 2004 और 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को इन 10 वर्षों में विकास हेतु 77,000 करोड़ रुपए दिया है। वहीं मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 3,01,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिया है। लगातार अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार की बातें की, जो लगातार छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को अमित शाह जी ने बताया। जी सोमेश, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से साफ तरीके से भ्रष्टाचार के जो आरोप बीजेपी लगा रही है, चाहे वो महादेव ऐप की बात हो, चाहे वो अन्य शराब घोटाले के, कथित शराब घोटाले की बात हो, किस तरीके के कौन कौन से घोटालों को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति में है भाजपा? लगातार छत्तीसगढ़ में जो अमित शाह जी आए हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे, जिसके प्रतीक के लिए हमने उसके पिता ईश्वर साहू को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसे 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को एजुकेशन हब, सीमेंट हब, इस्पात व NIT, IIT, एम्स बनाने का भी काम बीजेपी सरकार ने किया है। विकास की तुलना में 2004 से 14 तक 10 साल में यूपी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में 77,000 रुपए किया। लेकिन अमित शाह जी ने लगातार इस बात को कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो घोटाले हुए हैं, महादेव ऐप, कोल घोटाला, तमाम ऐसे घोटालों का जिक्र करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में इन घोटालों को छत्तीसगढ़ सरकार अपने रखी है। जी सोमेश, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो सूची जारी हुई है, अगर देखें तो कांग्रेस ने अपनी जो सूची जारी है, अधिकतर जो मंत्री रहे उन पर फिर अपना दांव लगाया है। वहीं बीजेपी ने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जो युवा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भी भागीदारी हो। किस तरीके से अब तक के टिकट बंटवारे में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की रणनीति आप देखते हैं? छत्तीसगढ़ में 15 साल के वनवास के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है और कांग्रेस भारी मतों से विजयी होती है। लेकिन जो एक दिन पहले माने नवरात्रि के दिन कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों का नाम जारी किया और जिसमें 9 विधायकों का ये नाम काट दिया जाता है।
लगातार उसमें भी काफी आक्रोश देखने को मिलता है। जिन लोगों का टिकट काटा गया है वो काफी आक्रोशित है। जिस तरह से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने 85 प्रत्याशियों का लिस्ट पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन जो जिस इलाके में मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूं या उन आदिवासी इलाकों की बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है आज भी अपने टिकट को लेकर तमाम टिकट जारी करने हैं उनको लेकर अभी भी यह स्थिर नहीं कर पाई किन लोगों का टिकट जारी करना है। जी सोमेश, बस आखिरी सवाल आपसे कि अगर देखें पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 सीटें और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर मतदान होना है, किस तरीके से राजनीतिक दलों के अलावा प्रशासनिक तैयारियां हैं? क्योंकि कुछ अगर देखें तो इस निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं इस राज्य में। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में जो 7 नवंबर का तारीख घोषित किया है और दूसरा चरण 17 नवंबर को होना है। जो बस्तर के इलाका है, दूरस्थ जो नक्सल प्रभावित इलाका है, सुरक्षा के लिहाज से भी इस इलाकों में चाक चौबंद किए गए। प्रशासन के द्वारा भी इस इलाके में सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्था की गई है। लगातार जो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, सघन चेकिंग की जा रही है। कोई करप्शन का पैसा तो नहीं जा रहा है, उसको लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी उस पर पैनी नजर बना के रखेंगे। और सुरक्षा के लिहाज से इस चुनाव को काफी गंभीर रूप से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो करप्शन का पैसा है जो दूसरे राज्यों से आ रहा था इस चुनाव में ना शामिल हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश, हमसे जुड़ने के लिए रायपुर से और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे हम चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा कर रहे हैं। चुनावी मौसम है, लिहाजा दल बदल का सिलसिला भी राज्य में जारी है। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची आने के बाद टिकट कटने से नाराज कई नेताओं ने दूसरे दलों का रुख किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए जहां चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है, शहडोल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और वो रिकॉर्ड वोटों के साथ सरकार बनाएंगे। माँ का आशीर्वाद भी मिला है और जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस के 144 उम्मीदवारों की सूची आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस की सूची को परिवारवाद और अपराधियों की लिस्ट बताया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि कांग्रेस की सूची में युवाओं और महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है और बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी कर दी जाएगी। बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता छोड़े। 65% हमने 50 साल से कम लोगों को टिकट दिया है, 16 महिलाओं को दिया है। इससे और क्या अच्छा हो सकता। इसी बीच टिकट कटने से नाराज मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागौद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यादवेंद्र सिंह बीएसपी में शामिल हो गए। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ पर भी हमला बोला और कहा कि वो चुनाव में सबक सिखाएंगे। संभाग में 30 में 24 सीट आई, मगर जिस तरह से अभी हमारे साथ हुआ है, जबकि हम उनके राइट हैंड थे और कांग्रेस के राइट हैंड थे, तो हमारे साथ इस तरह हुआ है, तो अब मैं नहीं समझता कि संभाग में कुछ होगा। अगल बगल मैं देखूंगा, अभी तो नहीं कहता कि कितनी सीटों में नुकसान करूंगा, मगर जिले में मैं कुछ न कुछ करूंगा। वहीं बालाघाट जिले की वारसिवनी सीट से निर्दलीय विधायक और मध्य प्रदेश खनिज निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरें अभी और भी हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए जनादेश। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ
पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जनादेश में हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव की। चुनावी राज्यों में तेलंगाना ही दक्षिण का एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और वहां चुनाव होना है। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं और यहां कम से कम 60 सीट हासिल करके ही सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। इस बीच तेलंगाना में बीआरएस ने घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपने पुराने वादों को ही लागू नहीं किया और अब इस घोषणा पत्र के साथ एक बार फिर लोगों को धोखा दे रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। बीआरएस ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में बढ़ोतरी, रायतू बंधु निवेश सहायता योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि और 400 रुपए में LPG सिलेंडर देने सहित कई वादे किए हैं। पार्टी ने राज्य के लोगों को 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने का भी वादा किया है। घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई। बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि ये एक ऐसा घोषणा पत्र है जो राज्य ही नहीं देश को एक अलग राह पर ले जाएगा। We are very happy and very proud that BRS party has released the election manifesto of 2023 yesterday. It is a manifesto which will set the country in a different course, not only the state. Our manifesto is a very clear reflection of our leaders' mind, and our manifesto is a very clear representation of the fiscal situation of Telangana today. So we have to take care of the financial situation of the state and then only strengthen it further. Then only we can give out the incentives that we give for our people. BRS घोषणा पत्र पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये तेलंगाना की जनता के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। मुझे यकीन है कि तेलंगाना की जनता खास तौर से चाहे वो गरीब आवाम हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, किसान हो, उन सब के लिए मैं समझता हूं कि बहुत कारआमद साबित होगा और इससे यकीनन दोबारा केसीआर तीसरी मर्तबा तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि बीआरएस घोषणा पत्र पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पहले किए गए वादों को लागू नहीं किया है और वो 30 नवंबर के विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र के साथ एक बार फिर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर सब झूठा वादा करते हैं। केसीआर बात पर कोई चर्चा करने का जरूरत नहीं है, विश्वास करने का जरूरत नहीं है, चर्चा और ऐसा पूछने भी जरूरत। लोगों को गुमराह करना, लोगों को पीछे से छुरी मारना केसीआर का बहुत वर्किंग स्टाइल है। बीआरएस के चुनावी घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया है। आपने कहा था दलित बंधु को 10 लाख रुपए देंगे, कितने लोगों को दिए? थोड़े से लोगों को दिए और उसमें भी 30% कमीशन लिया, खुद मुख्यमंत्री ने माना। और उसके सिवाय बाकी सब दलित बंधु अभी तो आक्रामक होके वो बीआरएस के एमएलए को आने नहीं दे रहे। गांवों ने बहिष्कार किया है। दलितों को भूमि देने की बात की थी, नहीं दी। आदिवासियों को भूमि देने की बात की, नहीं दी। 3 लाख वैकेंसीज भरने का वादा किया था, नहीं पाया। केजीपीजी फ्री करेंगे, नहीं किया। अनएम्प्लॉयड को, बेरोजगार को 3000 रुपये भत्ता देने की बात कही थी, नहीं की। तो इस तरह से
खोखले वायदे लोगों के ध्यान में है, तो इसलिए आज के वायदों पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए हमारी पक्की राय है, आज पक्का हो गया, बीआरएस हारेगी, बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर आएगी। इस बीच कांग्रेस ने रविवार को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। लेकिन लिस्ट आते ही प्रदेश में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। सूची में नाम नहीं होने से नाराज टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करीमनगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की बीआरएस सरकार पर निशाना साधा और तेलंगाना की बीआरएस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के शासन में सत्ता का भरपूर दुरुपयोग हुआ। इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई कि इनके बाद भ्रष्टाचार की चर्चा होना इस कार्यकाल की लाजिमी है। केवल तेलंगाना तक ही इस भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं है, चर्चा दिल्ली तक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के मेहनती और कुशल होने के बावजूद राज्य में विकास क्यों नहीं हो रहा है। 10 साल में तेलंगाना का ना विकास हुआ है और जो भी विकास हुआ है वो बेहद सीमित है और तेलंगाना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। केसीआर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हो गया है आपको? तेलंगाना की राज्य की जनता ने लगातार आपको 2 बार आपकी सरकार बनाई है, 9 वर्ष का समय गुजर गया है। क्यों नहीं तेलंगाना का विकास हो पाया है? तेलंगाना की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। तेलंगाना को डेवलपमेंट का पोटेंशियल तेलंगाना के लोगों के अंदर है। तेलंगाना के लोग परिश्रम करने वाले हैं, हार्ड वर्क करने वाले हैं, स्किल है, कुशलता है, गुणवत्ता है, सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी केसीआर जी, मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं, क्यों नहीं तेलंगाना राज्य का विकास हो पाया? यह हिंदुस्तान की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के चुनावी समर की। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकारों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और पार्टी के लिए एटीएम बना दिया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के शीर्ष नेता आज राजस्थान में जमे रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर रहे और उन्होंने उदयपुर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के बारा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान के चुनावी समर में सोमवार को बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज मैदान में नजर आए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर पहुंचे और पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। राजस्थान रवाना होने से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने लिखा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही लूट की गारंटी दे सकती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और करप्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस सरकारों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी करप्शन का एटीएम बना दिया है और तेलंगाना और मध्य प्रदेश को भी ऐसा ही एटीएम बनाकर जनता की गाढ़ी कमाई को लूटना चाहती है।
उधर बाना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर योजना को पूर्ण करने के संकल्प के साथ ERCP जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने आर्थिक, सामाजिक, शिक्षण और आरोग्य की दृष्टि से आगे बढ़ाया है। आपके मुख्यमंत्री जी जो वचन आपको दिए थे वो निभाया या नहीं? उन्होंने तो निभाया। जैसा कि जो पहला राज्य है राजस्थान, जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची 18 अक्टूबर को आ जाएगी। हालांकि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर बीजेपी सांसद और विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। पिछले 5 साल से जिस सरकार के पास जिम्मेदारी थी, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के पास जो जिम्मेदारी थी, ये कनाल का प्रोजेक्ट तो उसी समय तैयार हो गया था, DPR भी बन गई थी, 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार भी हो गया था, केंद्र और राज्य सरकार का जो कंट्रीब्यूशन था वो भी तय हो गया था। लेकिन 5 साल तक ये उसके ऊपर बैठे रहे क्योंकि इनको राजनीति करनी थी, इनको ये पैसा नहीं खर्च करना था, इनको ये काम ही नहीं करवाना था। और अब जिस तरह से ये करते हैं कि हम OPS लेकर आ रहे हैं, ये OPS के जो ब्रांड एम्बेसडर थी पोस्टर के ऊपर, मेरे ख्याल से राजकुमारी जैन, उन्हीं का वीडियो आ गया कि ये मेरी ही पेंशन नहीं दे रहे, ये OPS क्या लाएंगे। ये जिस तरह से बड़े बड़े अपने नारे देते हैं कि हम बिजली माफ कर देंगे, वो बिजली आनी ही बंद हो गई, बिजली उत्पादन ही नहीं हो रहा। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और जयपुर से जुड़ रहे हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता। मुरारी, अगर देखें तो जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी ने झोंक दी है, कैसे चुनाव प्रचार की धार, कैसी रफ्तार, और जो सूची अब तक जारी हुई है, कैसी ऐसे कैंडिडेट जिनको टिकट नहीं मिला उनमें कैसी रार? बिल्कुल अश्विनी, राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान होगा। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने कैंपेन आज से 2 महीने पहले से शुरू कर चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस की आज पहली आधिकारिक रैली 12 में हुई और उन्होंने फिर से ERCP के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उसमें उन्होंने मांग की कि भारतीय केंद्र सरकार ERCP की योजना को राष्ट्रीय परियोजना की घोषणा करे, और इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार मामले को उठाया। उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजस्थान में 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर कोई विशेष काम नहीं किया। इसका जवाब देते जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने प्रेस वार्ता की और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ERCP को लेकर बातें कर रहे हैं। 37,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट का भी इसमें बातचीत की, लेकिन एक पाई भी खर्च इस परियोजना में नहीं किया। समय की बेहद कमी है, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे 5 राज्यों के विधानसभा से जुड़ी हुई हर एक खबर प्रतिदिन शाम 7 बजे अपने विशेष कार्यक्रम जनादेश में। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी गुप्ता हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रतिदिन शाम 7 बजे आप देख सकते हैं जनादेश, 5 राज्यों का विश्लेषणात्मक चुनावी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।